नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय नंबर 1, भोजन यह कहाँ से आता है। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें हमारी सबसे पहली एक एक्टिविटी है जिसमें दिया गया है विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी में भर लीजिए। यहाँ पे हमें एक सारणी दी गई है। यहाँ पे हमें एक सारणी दी गई है। इसमें हमें अपने दोस्तों के नाम बाईं तरफ और जो वे पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें खाते हैं उनका विवरण यहाँ पे हमें इस सारणी में भरना है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे किसी दोस्त का नाम है अंकित। वो पूरे दिन में क्या क्या खाता है, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, वो जो भी खाता है वो हमें इस सारणी में भरना है। यदि कोई दूसरा दोस्त है जो हमारा दूसरे राज्य में रहता है तो उसकी जानकारी भी हम लिख सकते हैं। जैसे कोई और दोस्त, जैसे कि संदीप नाम का कोई दोस्त मेरा है और वो पूरे दिन में क्या क्या खाता है जो दूसरे राज्य में रहता है। हो सकता है वो इडली, सांभर या कोई अन्य खाद्य पदार्थ खाता हो तो वो हमें इस सारणी में भर लेना है। ये एक एक्टिविटी है हमारी। अपने भोजन में हमें अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं। जैसे पके चावल के बारे में सोचा जाए तो हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। जैसे हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, संघटक किसे कहते हैं। तो संघटक हम ये जान सकते हैं, खाना बनाने या किसी खाद्य पदार्थ को बनाने में जो जिन पदार्थों की हमें आवश्यकता होती है वो संघटक कहलाते हैं। जैसे चावल बनाने में 2 पदार्थों का उपयोग हो रहा है, जैसे चावल और पानी। तो ये चावल बनाने की प्रक्रिया का 2 संघटक हैं जो कि हैं चावल और पानी। सब्जी में वैसे ही संघटक हो गए। जैसे अगर हम देखना चाहें आलू गोभी की सब्जी अगर हम उदाहरण लेते हैं तो उसमें संघटक क्या क्या हो जाते हैं हमारे, आलू, गोभी, सब तेल, मसाले, नमक, मिर्च और जो चीज़ें भी हैं वो सब उसके संघटक कहलाएंगे। क्रियाकलाप नंबर 2, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटें और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करें। जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उससे प्रयुक्त कच्ची सामग्री के उदाहरण 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य इस सूची में जोड़िए। जैसे अभी यहाँ पे हमें एक सारणी में दिया गया है रोटी, चपाती, और उसमें कच्ची सामग्री क्या क्या है हमारी, आटा और जल। जैसे दाल के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले आदि है। तो जो जो हमने खाद्य पदार्थ अपनी पहली सारणी में लिखे थे, जैसे यहाँ पे हम जो जो भरेंगे और जो यहाँ पे हम खाद्य पदार्थ लिखेंगे तो वो सब चीज़ें हमें खाद्य पदार्थ यहाँ पे डालने हैं और उनमें जो कच्ची सामग्री यूज होती है वो हमें यहाँ पे लिख लेनी है। जैसे हम कोई सब्जी ले लेते हैं, जैसे अभी हमने एक उदाहरण लिया था आलू गोभी की सब्जी का, तो आलू गोभी यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके लिए कच्ची सामग्री हमारी क्या क्या हो जाएगी, जैसे आलू हो गई, गोभी हो गई और तेल, घी, ये मसाले, नमक, जल आदि हो सकते हैं। तो हम एक यहाँ पे एक सारणी दी गई है, आप चाहें तो इसको भर सकते हैं। ये हमारी एक दूसरी एक्टिविटी हो गई है। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है, जो हमने अभी पिछली सारणी में किया था। हमें यहाँ पे खाद्य पदार्थ दिए थे और उनकी कच्ची सामग्री हमने यहाँ पे लिख ली थी। तो ये हमारे लिए बहुत आसान है। यह कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधों से आते होंगे। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है, हमने जैसे हम कभी अपने गांव में गए होंगे तो हमने देखा होगा कि वहाँ पे एक खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान है। जैसे हमने अभी यहाँ इस सारणी में लिखा था, खाद्य पदार्थ लिखे थे और उनकी कच्ची सामग्री लिखी थी। तो ये बहुत आसान है। हम नॉर्मल किसी से भी जान सकते हैं कि इन खाद्य पदार्थों को बनाने में क्या क्या कच्ची सामग्री यूज़ हुई है। तो वैसे ये हमारे लिए बहुत आसान है। ये कहाँ से आते हैं, और निश्चित है कि ये हमें पौधों से आते होंगे। जैसे गेहूँ चावल का क्या स्रोत है, वो भी हमें पौधों से प्राप्त होता है। जैसे गेहूँ और धान की आपने खेती देखी होगी, गेहूँ और चावल की खेती देखी है हमने, गाँव में होते हैं, एक बिल्कुल सीरीज़ में लगे हुए पौधे होते हैं उनके, उनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ है जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे अभी हमें इस इमेज में दिखाया गया है, ये हमारे पादप स्रोत है। पादप मीन्स जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। जैसे फल हमें सभी पौधों से प्राप्त होते हैं, दाल हमें पौधों से प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ इस वाली इमेज में हमें एक मुर्गी दिखाई गई है, एक अंडे दिखाए गए हैं कुछ। तो ये जंतु स्रोत है, ये जंतु स्रोत से प्राप्त होते हैं। जैसे मुर्गी जंतु है, वो हमें जंतु से प्राप्त होती है, अंडे जंतु से प्राप्त होते हैं। तो ये बस यही चीज़ें इनमें
ये जंतु स्रोत है और बाईं तरफ पादप स्रोत है, जैसे फल और सब्जियां होगी। ऐसे ही 1.2 में हमें दिखाया गया है इडली को बनाने के लिए चावल, उड़द की दाल, नमक, जल और उनका स्रोत है पादप, जैसे चावल का स्रोत है पादप यानी कि पौधा। वैसे ही एक चिकन करी एक डिश है खाने की, उसमें कच्ची सामग्री क्या क्या यूज होती है, चिकन, मसाला, तेल, घी, जल। चिकन हमें जंतु स्रोत से प्राप्त होता है, तेल और घी पौधों से भी प्राप्त होता है, जंतु से भी प्राप्त होता है। जैसे वनस्पति घी होता है वो हमें पौधों से प्राप्त होता है, और जो नॉर्मल घी होता है वो हम गाय के दूध या भैंस के दूध के द्वारा बना लेते हैं। और खीर एक और डिश है, स्वीट डिश है, उसमें कच्ची सामग्री दूध, चावल, चीनी है। उसके बनाने के लिए दूध का स्रोत है जंतु और चावल का स्रोत है पौधा। ऐसे आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम खाद्य पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने अभी बताया था इडली एक डिश है, उसमें कच्ची सामग्री जो यूज़ हो रही थी हमारी, और उसके आगे हमने डायरेक्ट स्रोत लिख लिया है। इसमें बस इतना ही करना है। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन कौन से उपयोग का खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबो कर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। हम जैसे कई बार देखते हैं हम कुछ पत्तियों वाली सब्जी भी खाते हैं, जैसे राई की सब्जी होगी, पालक हो गई, और काफ़ी चीज़ें होती है जैसे मेथी हो गई। ये सब पत्तियों से हमें प्राप्त होती है, ये पत्तियाँ होती हैं। फूल की सब्जी जो हम जिन सब्जियों में हम मतलब कि जिन सब्जियों में हम फूल का उपयोग करते हैं, जैसे गोभी का फूल हो गया है और पत्ता गोभी का फूल हो गया, ये सब फूलों से प्राप्त होती है। ब्रोकली हो गई, ये फूलों से ही प्राप्त होती है हमको। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। जैसे एक सरसों का पौधा होता है, उसकी पत्तियां हमें साग बनाने के लिए काम होती हैं। आपने सुना होगा सरसों का साग। वैसे ही और सरसों के जो बीज होते हैं और उनका उपयोग सरसों का तेल बनाने के काम आता है। यहाँ पे एक इमेज दी गई है, इसमें दिखाया अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने का परीक्षण बिल्कुल भी ना करें कि वे खाने योग्य हैं या नहीं है। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ इस इमेज में दिखाया गया है कि ये बच्ची कुछ पत्तियाँ खा रही है, हो सकता है वो विषैली हो। तो आप बिल्कुल भी घर पे ये उपयोग ना करें, या ये बिल्कुल भी ट्राई ना करें कि आप आसपास की कोई भी पत्तियाँ उठाकर खाने का प्रयास करें और चेक करने लग जाएं, क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि कुछ खाने योग्य नहीं होती, कुछ शरीर पर हमारे बुरा प्रभाव डालती है। एक्टिविटी नंबर 5, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें। एक दिन के लिए छोड़ दें। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें। बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। क्या आप बीजों को कुछ परिवर्तन देखा है? क्या एक छोटी सफ़ेद संरचना बीज के बाहर निकलती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम मूंग की एक दाल होती है जो ग्रीन कलर की होती है, जो हमें इमेज में दिखाई गई है अभी यहाँ बाईं तरफ पे। उसको हम एक पानी में डालकर भिगा देते हैं। कुछ या किसी भी कोई कंटेनर ले लेते हैं, जैसे ग्लास में हो गया या कटोरी में हो गया, उसमें भिगा कर रख देते हैं। एक दिन बाद उसको निकाल लेते हैं। फिर निकालने के बाद उसको एक कपड़े में लपेट कर रख देते हैं, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन बीजों से, जो मूंग की दाल के बीज थे, उनमें से एक सफ़ेद कलर की संरचना बाहर आती है। संरचना यानी कि उनसे कुछ सफ़ेद सफ़ेद टाइप का कुछ बाहर आने लगता है। अगर आप ये चीज़ देख पा रहे हैं एक दिन के इस एक्टिविटी के बाद, तो इसको हम बोलते हैं कि वे बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं तो, अगर आप ऐसा नहीं देख पाते हैं तो यदि नहीं तो बीज को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और फिर से गीले कपड़े में ढक कर रख दें और एक और दिन के लिए ये ट्राई करें। अगर ये आप देखते हैं अगले दिन उनमें से कुछ सफ़ेद संरचना आती है, तो हम ये मानते हैं कि वे बीज अंकुरित हो गए हैं। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा भी सकते हैं, ये उबाले भी जा सकते हैं। इनसे कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो सकता है, यानी कि हम इनको खा भी सकते हैं, ये खाने योग्य होते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसा उत्पादित होता है? इससे पहले बात कर लेते हैं। जो ये अंकुरित वाली एक एक्टिविटी थी, ये हम चने के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे चने होते हैं, काबुली चना, चने को भी हम सेम इन्हीं की तरह एक प्रोसेस करेंगे। चनों को भिगा के रखते हैं कुछ एक टाइम तक, फिर उसके बाद उनको निकाल के गीले कपड़े में लपेट कर, या ना भी चाहें तो गीले कपड़े में ना लपेट कर हम उनको बाहर ही रखते हैं या पानी में भिगा कर ही रखें कुछ टाइम तक, तो उनमें से भी ये बीज अंकुरित होने लग जाते हैं।
अब हम ये जानते हैं, नेक्स्ट जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूल से मकरंद या मीठा रस जिसको बोलते हैं एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के लिए केवल कुछ समय में भी उपलब्ध होता है, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे हमने कई जगह देखा होगा मधुमक्खियों का छत्ता लटका रहता है। तो होता क्या है कि मधुमक्खियाँ फूलों द्वारा, जैसे फूलों में कुछ उनके लिए तो नहीं, फूलों में एक मीठा रस होता है, तो वहाँ से उसको छोटा छोटा करके निकाल लेती हैं और अपने छत्ते में उसको स्टोर कर लेते हैं। क्योंकि फूल कुछ ही टाइम के लिए होते हैं, क्योंकि एक समय के बाद फूल सूख जाते हैं, तो जब तक फूल अपने ठीक से हो रहे होते हैं तो वहाँ से वो मीठा रस निकाल लेती है, अपने शहद में स्टोर कर लेती है ताकि वो पूरे वर्ष उसका यूज़ कर सके। और हम उस शहद का यूज़ हम अपने लिए भी कर लेते हैं भोजन के रूप में। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी भी जानकारी होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? यहाँ इमेज में दिखाया गया है, गिलहरी अखरोट खा रही है। हम देखते हैं हमारे घरों में सामान्यतः गाय, भैंस, बकरी ये चीज़ें होती है। हमने देखा होगा ये सब चीज़ें ज़्यादातर घास का सेवन करती है, घास खाती हैं। या अगर हमने कभी कुत्ता पाला है तो हमने देखा होगा कुत्ता ज़्यादातर मांस खाता है, लेकिन वो हमारी तरह नॉर्मल खाना भी खा लेता है कभी कभी, जैसे रोटी होगी, ब्रेड हो गया, या डॉग फूड अलग से आता है तो वो चीज़ें भी खा लेता है। तो हमें यही चेक करना है कि जंतु क्या क्या खाते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। जंतु भोजन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तब तक एक छोटा सा और डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ उसके बारे में। शाकाहारी जंतु क्या होते हैं? शाकाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो केवल पादप स्रोत वाले भोजन का उपयोग करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे, पत्तियाँ, ऐसी चीज़ें खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मांसाहारी जंतु जो केवल मांस पर ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, ये सब अपना भोजन मांस के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे छोटे मोटे जानवर को खा के या किसी जानवर को खा के वो मांस का ही आहार करते हैं। और तीसरा सर्वाहारी जंतु, वे जंतु जो मांस भी खाते हैं और फूल, पत्तियाँ, ये सब चीज़ें भी खाते हैं, यानी कि पादप स्रोत और ये जंतु स्रोत दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि हो गया कुत्ता, हो गया सबसे ईजी, कुत्ता मांस भी खाता है और नॉर्मल भोजन भी खाता है जो पादप स्रोत से प्राप्त होता है। क्रियाकलाप सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे एक सारणी दी गई है, बाईं तरफ जीवों का नाम है, दाईं तरफ खाए जाने वाला भोजन। यहाँ पे दिखाया गया भैंस घास, खली, भूसा, अनाज या पत्ती ये सब का सेवन करती है। बिल्ली जैसे छोटे जंतु भी खाती है, पक्षी और दूध भी पीती है। उसी प्रकार चूहा दूध भी खाता है, अनाज भी खाता है, पत्तियाँ वाली चीज़ें भी खा लेता है। शेर केवल मांस खाता है, बाघ भी केवल मांस खाता है, वो चाहे बड़े जानवर का हो या छोटे जानवर का हो, लेकिन वो खाता है। मकड़ी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाती है, छिपकली भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाती है। गाय घास, पत्तियाँ, अनाज यानी कि पादप स्रोत से जो चीज़ें मिलती हैं उनको वो खाती हैं। मनुष्य सर्वाहारी जंतु में आता है, तो वो अनाज, फल, फूल और मांस का भी आहार लेता है। तितलियाँ फूल और पत्तियाँ खाती है। कौवा मांस और कीड़े मकोड़े, और कभी कभी आपने देखा होगा कौवे रोटी भी खाते हैं। तो ये भी एक सर्वाहारी जंतु का उदाहरण हो सकता है। क्रियाकलाप नंबर 7 यानी कि एक्टिविटीज़ नंबर 7, फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए। इसमें जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, शाकाहारी जंतु जो केवल पादप स्रोत से मिलने वाला भोजन खाते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। और इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं, यानी कि जो जंतु दूसरे जंतुओं पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए, यानी कि उनके मांस पर आश्रित होते हैं, उनको मांसाहारी जंतु कहते हैं। यानी कि जो मांस खाते हैं किसी और जंतु का, तो उसे हम मांसाहारी कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं?
इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं, यानी कि सर्वाहारी जंतु वे जंतु हैं जो पादप स्रोत से मिलने वाला भोजन भी खाते हैं और जंतु स्रोत से मिलने वाला भोजन भी खाते हैं, तो इन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ पे सारणी दी गई है और यहाँ पे हमने एक अलग सी सारणी बनाई हुई है, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। इसमें हमने तीनों लिस्ट बना रखी है। जैसे शाकाहारी जंतु भैंस, बैल, गधा, ऊंट, हिरन, ये सब पादप उत्पाद खाते हैं। मांसाहारी जंतु भालू, चीता, तेंदुआ, शियार, ब्लू व्हेल, ये सब मांसाहारी जंतु हैं, यानी कि ये जंतु स्रोत से मिलने वाले भोजन को खाते हैं। सर्वाहारी जंतु कुत्ता, बिल्ली, मोर, चिंपांजी, चूहा, ये दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि मांस भी खाते हैं और पादप स्रोत से मिलने वाला भोजन भी खाते हैं। और अब हम जानेंगे इस पूरे जो भी हमने पढ़ा है इस अध्याय के बारे में, इसका एक छोटा सारांश। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है, यानी कि भारत के प्रदेशों में, यानी कि अगर अभी मैं उत्तराखंड में हूँ तो उत्तराखंड में हमारा खान पान अलग हो सकता है और दूसरे स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या किसी अन्य स्टेट में हमारा भोजन डिफरेंट होगा। दूसरा, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। हमारा भोजन का मुख्य स्रोत पौधे और जंतु ही हैं, ये हम जानते हैं। हमें पौधों से भी भोजन प्राप्त होता है और जंतुओं से भी प्राप्त होता है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उनको शाकाहारी बोलते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, यानी कि जो दूसरे जंतुओं पर आश्रित होते हैं उनको मांसाहारी जंतु कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, यानी कि जो पौधों से मिलने वाला भोजन भी खाते हैं और जंतुओं से मिलने वाला भोजन भी खाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य मांस का भी आहार लेता है और पादप स्रोत से मिलने वाला भोजन भी खाता है, तो इसको हम सर्वाहारी कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपने इस अध्याय को अच्छे से समझा होगा। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए। और एक ज़रूरी सूचना, ये हमारी कक्षा 6 के विज्ञान की एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हम कक्षा 6 के विज्ञान की वीडियोस डालते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे की वीडियो देखने में और भी आसानी हो।